गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस टाइम देख रहा है वीडियो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप तो बिल्कुल हेल्दी होंगे, घर पे रहेंगे, सेफ़ हो रहे हैं अपने आराम से। और जैसे जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम्स की डेट पोस्टपोन होती जा रही है, तो देखो एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होने पे ना नुकसान भी होता है। इस चीज़ का नुकसान क्या होता है कि आपने इतने महीनों से तैयारी की है और फिर अगर गैप आ जाता है, बीच में 2 महीने का गैप अगर हो गया तो तैयारी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपकी तैयारी ख़राब ना हो, इसके लिए मैंने कंटिन्यूसली कोर्स लेके आऊँगा, कंटिन्यूसली आएंगे। हाँ, एक चीज़ और है, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था रीजनिंग वाली क्लास में। अच्छा, पहला तो ये चीज़ है कि रीजनिंग की क्लास भी चल रहे हैं, आप रीजनिंग की क्लास भी लेके देखो, आपको पसंद आएगी। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। डेली का अगर आप आधा घंटा भी देख लो, 15-15 मिनट के 2 वीडियो डालता हूँ लगभग मैं। ठीक है, अगर आपने डेली का आधा घंटा भी देख लिया, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना रीजनिंग की क्लास भी। तो आपकी क्लास स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं हम अच्छे से। ठीक है, मैथ्स की क्लास आपकी चल रही है, तो रीजनिंग भी देख लेना, मैथ्स भी देख लेना। हाँ जी, तो रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। एक चीज़ और है इसके अंदर कि अभी मैंने कहा था कि अभी फर्स्ट वीडियो इसका कल डाला था मैंने, सेकंड वीडियो आज डालने वाला हूँ। तो इसके अंदर एक चीज़ ये हो रही है कि मैं बिल्कुल बेसिक से उठाया चीज़ों को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लिए चीज़ों को। इसका मतलब आपको शुरू के 1-2 वीडियो ऐसे लगेंगे सर क्या बच्चों वाली चीज़ बता रहे हो, लेकिन बेटा बात सिंपल से ये है कि उन बच्चों के लिए भी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ कि सपोज करो जिसने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, 10th के बाद मैं आपको बता दूँ ग्रेजुएशन के अंदर जो आ गया, बीए कर लिया, कुछ और सब्जेक्ट लेके कर लिया और मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो अनुपात समानुपात नहीं जानता है वो, मैं डायरेक्ट अगर उनको फॉर्मूले दे दूँ करने के लिए तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा तो कई जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है मतलब ये कि जितने भी चैप्टर होंगे वो बिल्कुल बेसिक से होंगे। तो ये वाला वीडियो और थोड़ा सा अगला पार्ट या अगला वीडियो मैक्सिमम आपका ऐसा हो जाएगा कि हाँ आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा, और फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक जितनी होगी बताऊँगा, बिना रटवाए वाली। आपको पहले पता है, जितने मेरे वीडियो देखे उसको पता है मैं रटवाता नहीं हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो बिना रटवाने वाली तरीके लेके आऊँगा, आप आराम से करना इस चीज़ को। तो देखो क्या चीज़ है, मैंने कल एक लाइन लास्ट में बोली थी कि भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहते हैं। मतलब कि अगर आप डिवाइड करके अगर कंपैरिजन कर रहे हो, मैंने कंपैरिजन 2 तरीके बताए थे, सब्ट्रैक्ट करके कंपैरिजन होता है, डिवाइड करके कंपैरिजन होता है। अगर आप डिवाइड करके कंपैरिजन बोल रहे हो उसको ही रेशियो बोलते हैं, अनुपात मतलब रेशियो बोलते हैं। तो डिवाइड द्वारा कंपैरिजन अगर करें हम उसको क्या बोलते हैं, हम रेशियो बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए, बच्चे वाला एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत अच्छे इस चीज़ के लिए है कि आपका बेस क्लियर कर देगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है कि ईसा का वजन 25 किलो है और उसके पिता का वजन 75 किलो है। यानी कि ईसा का जो वेट है 25 kg, में इंग्लिश में लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दूंगा बोल के आप समझ में आ जाएगा। ईसा का जो वेट है 25 kg है और उसके फादर का जो वेट है 75 kg। आपको बताना क्या है कि पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है, यानी कि फादर का जो वेट है डॉटर के वेट का कितने टाइम्स है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम आंसर दें, तो अगर हम पिता ले लें यहाँ पे, यानी फादर ले लिया और ये पुत्री जी हैं, तो अब एक बार बताओ, फादर का वेट 75 kg है, पुत्री का वेट 25 kg है। अगर हम कितने गुना देखें तो 75 फादर जिसका पूछा है उसका लो, फादर का न्यूमरेटर में रखा, अंश में रखा, और डॉटर का यानी पुत्री का डिनोमिनेटर में रख दिया हमने, यानी हर में रख दिया। 25 दिया 75, यानी कि 3 गुना, यानी फादर इसका साथ में अगर हम देखें तो तिगुना वजन है, यानी वो 25 है, 25 का 3 टाइम्स क्या होता है 75। ठीक है, 25 का 3 गुना क्या हो गया 75 किलो हो गया, 3 गुना वजन है। फिर बोला है कि पिता व पुत्री के वजन का अनुपात, रेशियो ऑफ फादर एंड डॉटर का वेट का उनका रेशियो फाइंड करना है आपको। तो डॉटर और फादर और डॉटर, ध्यान रखना जो पहले होता है हमेशा लिखा हुआ वो आपका अंश में जाता है, ये हर में जाता है, यानी ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, अंश और हर के अंदर। तो पिता को ऊपर रखा जाएगा, पुत्री जी रहेंगी डिनोमिनेटर के अंदर यानी हर में रहेंगी, और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। और ये आपका निकल के आया था 3/1, यानी आप बोल सकते हैं 3:1, जो मैंने यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है इसके अंदर, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस आपका बेस क्लियर करने के लिए है। तो देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, 15-15 मिनट का 3 वीडियो देखोगे, 45 मिनट में आपका बेस क्लियर हो जाएगा पूरा, और फिर बाद में क्वेश्चन तो करना ही है, राइट। पुत्री व पिता, तो पहले पुत्री दी हुई है तो न्यूमरेटर में यानी अंश में है, और पिता चले जाएंगे डिनोमिनेटर में है। इनका अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है। देखो रेशियो और फ्रैक्शन लगभग ये चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बता दूंगा बाद में। तो पुत्री जी हैं अपनी 25 और फादर जी हैं अपने 75, 1:3। तो ये बता क्या रहा है इस चीज़ से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है। इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है
कि देखो डॉटर और फादर का रेशो 1:3 है। इसका मतलब कि डॉटर का जो भी वेट होगा, जो भी वजन होगा इसका, फादर उसका 3 गुना होगा। कितना होगा? 3 टाइम्स होगा। तो वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और फादर और डॉटर का रेशो देखें 3:1, तो यानी फादर 3 टाइम्स है डॉटर का, और डॉटर है 1/3, 1/3 हो गया ये, राइट। अभी आपके और क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अभी आप इतना ही समझो जितना समझा रहा हूँ, ज़्यादा भगने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इससे इतना इन्फॉर्मेशन समझते हैं। अगर इसी में मैं सारी राम कहानी सुना दूँगा आपको, तो फिर वो हो जाएगा कि बोलते हैं ना कि अपने पास में अभी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं, नॉलेज अपने पास में अभी ज़्यादा है नहीं। किसके अकॉर्डिंग? इस क्लास के अकॉर्डिंग समझे। अभी हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मैं फालतू का भाषण गा दूँ, कोई मतलब नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एग्जाम्पल 2, पेन का मूल्य 10 रुपीज़ है, यानी कि एक पेन खरीदेंगे उसका प्राइस कितना था? 10 रुपीज़ है। पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है, यानी पेंसिल का प्राइस है 2 रुपये आपका। तो बताओ पेन का मूल्य पेंसिल का मूल्य कितना गुना है? पेन का प्राइस पेंसिल के प्राइस का कितने टाइम्स है? तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 2 रुपये 10 रुपये, 2 पंजे 10, ठीक है। 2 पंजे 10 मतलब 5 गुना है, 5 टाइम्स है, 2 5 जा 10। तो इसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर, आपकी शुरू की जो 3-4 क्लासेज होंगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताऊँगे, हर टाइप के क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में करेंगे। हो सकता है कि पूरा भर भर के करवाऊँ उसका सॉल्यूशन, मैं पूरा माना ये इतना है, माना ये होता है, पूरी लैंग्वेज करवा के करवाऊँगा। लैंग्वेज करवा के करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा उस चीज़ की, तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, रटना कुछ नहीं होता, वो लैंग्वेज वाली चीज़ अपने माइंड में चल रही होती है। जैसे अभी आपने वो रीजनिंग के अंदर देखा था कि रीजनिंग के अंदर अपन ने क्या चीज़ देखी थी कि अगर अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, तो वो डायग्राम बनवा के देख रहे हैं, लेकिन आप बिना डायग्राम के उन चीज़ों को आराम से मेंटली कर सकते हो। तो अगर हमारे पास में पूरा कंसेप्ट होगा तो हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कंसेप्ट नहीं होगा, मैंने आपको रटवा दिया, इसमें ऐसे कर देते हैं, इसमें ऐसे कर देते हैं, तो फिर आपके पास कंसेप्ट नहीं हो, क्वेश्चन अगर घुमा दिया ना, तो फॉर्मेट ढूंढते रह जाओगे। एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आपने सुना है एक चीज़ का, क्रिस गेल ने एक चीज़ बोली थी कि राहुल द्रविड़ मेरी तरह T20 क्रिकेट में बैटिंग कर सकता है, क्योंकि टेस्ट में बहुत अच्छा खेलता है वो, लेकिन मैं टेस्ट में उनकी तरह बैटिंग नहीं कर सकता। यानी सिंपल चीज़ है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना पूरा का पूरा, उसको डिटेल से आंसर करना आता है, वो उन चीज़ों को माइंड में करके शॉर्ट में तो कर देगा। लेकिन जिसको सिर्फ शॉर्ट में करना आता है ना, उसको अगर आपने क्वेश्चन घुमा दिया, तो वो डिटेल से करके आपको उसका आंसर ला के ही नहीं दे सकता। वो कहेगा कि यार ये वाली ट्रिक तो मेरे को नहीं आती, समझ रहे हो। तो पूरा डिटेल में होगा तो बोर नहीं होना है आपको। समझते चलो कि हाँ सर, भरोसा करो यार इस चीज़ का कि मैं आपको यहाँ पे ना डिस्क्रिप्टिव पेपर करवाना नहीं आया कि 10th बोर्ड का एग्जाम देना पूरा डिटेल के अंदर। मैं आपको लास्ट तक शॉर्ट तक लाना सिखा दूंगा, लेकिन पहले डिटेल बताना ज़रूरी है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, तो तभी मज़ा आएगा क्लास में। तो पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितना गुना है? पेन जो है और पेंसिल का मूल्य, तो पेन का मूल्य हमें एक का मूल्य 10 रुपये पता है, पेंसिल का मूल्य 2 रुपये पता है, यानी कि 5 गुना रेट है इसका। 5 टाइम दिख भी रहा है यार, 2 रुपये की आती, 10 रुपये की आती, 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने पूछी है पेन का मूल्य, ये मैं गलती से वजन लिख दिया वो पुराने वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा, ओके सॉरी इस चीज़ के लिए। पेन का मूल्य और पेंसिल का मूल्य, पेन का मूल्य, पेन और इसका मूल्य की बात चल रही है। तो पेन के मूल्य का पेंसिल के मूल्य से अनुपात, तो पेन का मूल्य पेंसिल का मूल्य का अनुपात अभी हमने निकाला ये है, तो इसको हम लिखते हैं 5:1, यानी पेन का मूल्य 5 रुपये है तो इसका मूल्य 1 रुपये हो जाएगा। वो 10 होगा तो वो अभी तुल्य अनुपात बताऊंगा ना, इक्विवेलेंट रेशियो, जब समझ में आएगी अगली चीज़। ये बात समझ में आ गई कि पेन और पेंसिल के मूल्य का अनुपात कितना है? 5:1। और थर्ड में पूछा है पेंसिल का मूल्य का पेन के मूल्य से अनुपात, यानी आपको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ प्राइज ऑफ पेंसिल टू दी प्राइज ऑफ पेन, राइट। तो ये हो गया आपका पेन, और ये 2 रुपये की आती है, 10 रुपये का आता है, 1/5 अनुपात हो गया 1:5, 1:5 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इतना समझ में आ रहा है। अभी आगे मैं सोचूं कि मैं सर इसके क्वेश्चन मैंने उठा के देखे थे, कुछ बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर मैंने एसएससी में इस टॉपिक के क्वेश्चन उठा के देखे, उसके अंदर बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, आप क्या बच्चों वाली चीज़ करा रहे हो। बेटा मैं कह रहा हूँ सब्र कर लो थोड़ा सा, ठीक है, आपका ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ 15-15 मिनट के 3 वीडियो आप डिटेल में पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद में आपको मैं उसी के क्वेश्चन करवा के दूंगा कि ये एसएससी में आया हुआ है, ये एसएससी में आया हुआ है, सारी चीज़ करवा के दूंगा, टेंशन मत लो। कम से कम आपको एसएससी के अंदर आए हुए क्वेश्चन जितने भी होंगे 40 से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। मेरे पास बहुत टाइम है आप लोगों को करवाने के लिए, ओके, इसकी टेंशन मत लो। और आपके पास भी टाइम है, करवा दूंगा, फिक्र मत करो इस चीज़ की।
कि करवा दूंगा मैं, जो भी टॉपिक करवाऊंगा बहुत अच्छे से करवाऊंगा। कह रहा है कि कविता के गणित में, अब इस क्वेश्चन को मैंने देखो बच्चों वाली चीज़ को ले लिया, लेकिन इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक मैंने एक चीज़ बोली थी कि हम सब्ट्रैक्ट करके भी कंपेयर करते हैं, हम डिवाइड करके भी कंपेयर करते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, डिवाइड करके जो कंपेयर करते हो, भाग वाली विधि से जो तुलना करते हो, ठीक है, और ये घटा के जो तुलना करते हो, तो उसमें डिवाइड करके जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, भाग दे के जो तुलना कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है आपको। वो आपको ये एग्जाम्पल बताएगा, इसलिए मैंने एग्जाम्पल बच्चों वाला लिया है कि सपोज करो कविता स्टूडेंट थी, ये इसकी आंसर शीट है, इसके आंसर शीट में नंबर लिखे आए इस तरीके से। इसकी आंसर शीट चेक हो करके, कॉपी चेक करी टीचर ने अच्छे से और इसको नंबर दे दिए, 8 नंबर आए हैं इसके 10 में से, 8 आउट ऑफ 10। इसको क्या बोला जाता है ज़रा समझना, इस चीज़ पे वर्ड पे फोकस करना, हर बात का मीनिंग है, तभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। इसके आए हैं 8 10 में से, ठीक है, 8 आए हैं 10 में से, या आप लिख चाहो तो ये भी लिख सकते हो 10 में से 8, अगर शुद्ध हिंदी में लिखना है तो, ठीक है। लेकिन मैंने इसको ऊपर वाली लाइन में क्यों लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना कि इसके आए 8 कोमा कितने में से, 10 में से। और इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसका है 8 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, इसी को बोला जाता है 8/10, ठीक है। फिर मैंने एक चीज़ पूछी, अगर सोचो इसको करने का तरीका, किसी ने आपको बोला, कई बार छोटे बच्चे होते हैं जिनको नहीं आता है रेशियो प्रोपोर्शन, उससे अगर अपन पूछें कि बेटा आपके 10 में से 8 मार्क्स हैं, 10 में से आपके 8 नंबर आए हैं, तो बताओ 100 में से कितने आएंगे, तो वो पता क्या लगाएगा, सब्ट्रैक्शन करके वो कहेगा कि 10 में से मेरे 8 आ गए, यानी मेरे कितने नंबर कट गए, मेरे 2 मार्क्स कट गए, 2 नंबर कट गए मेरे। इसका मतलब अगर 100 का पेपर होगा तो उसमें भी मेरे 2 ही नंबर कटेंगे और मेरे 98 आ जाएंगे। कुछ बच्चे बोल देते हैं इस चीज़ को कि मेरे 10 में से 8 आ रहे हैं, 10 में से 8 नंबर आ रहे हैं, मतलब मेरे 2 नंबर कटे हैं। तो अगर पेपर 100 का होता तब भी मेरे 2 ही नंबर कटते, ठीक है, और मेरे आते हैं 98। अब आप खुद बताओ, 10 में से 8 आ रहे हैं, 100 में से 98 आएंगे, ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करके कंपैरिजन करके देखें तो इस चीज़ से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये वाली चीज़। समझ रहे इस बात को? इस क्वेश्चन का अपन को आंसर नहीं चाहिए 100 में से कितने आएंगे, इसके पीछे जो लॉजिक है, मैंने क्वेश्चन क्यों लिया ये वाला, उसको समझना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि एक्चुअल में उसके हो कितने रहे हैं। ये 10 में से 8 नंबर का मतलब क्या है और 100 में से कितने आएंगे उसका मतलब क्या है, वो समझ लेना। अगर आपने ये समझ लिया तो अगला जो टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशियो, और इक्विवेलेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशियो का यूज करके एज वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे करके आपको उस लेवल पे लेके आ रहा हूँ मैं, उसके टेंशन मत लेना। इसका मतलब है कि एक 10 में से उसके 8 आते हैं। सपोज करो अब मैं 100 नंबर का पेपर बना रहा हूँ, तो इसका मतलब हो गया कि अगले 10 नंबर जो होंगे उस पेपर में, 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, 100 हो गए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में 10 में से कितने आएंगे, उसके 8। इसी हिसाब से कभी भी इस तरीके से कंपैरिजन करते तो आप मानते हो इसी हिसाब से कितने आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, उसमें भी 10 में से 8 आएंगे। ऐसे करते 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 उसके 10 में से 8, ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे ये, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो उसके 100 में से, देखो 10 टाइम है, 10 बार लिखा हुआ है तो 100 हो गया। ऐसे 8 भी कितनी बार लिखा हुआ है, 10 बार लिखा हुआ तो 8 दाएँ 80, यानी उसके 100 में से 80 नंबर आएंगे। कितने नंबर आएंगे 100 में से, 80 नंबर आएंगे। और ये सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज निकालते हो, याद करो, देखो परसेंटेज टॉपिक चल नहीं रहा है लेकिन फिर बताता हूँ क्योंकि सब लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। तो 8 नंबर अगर 10 में से आते हैं तो इसको बोला जाता है 80% नंबर आ गए आपके। ये भी बताऊंगा जब परसेंटेज टॉपिक चलेगा, इसका बहुत डिटेल में बताऊंगा ये चीज़। 80% नंबर आ गए, जो कि 80% नंबर का मतलब क्या होता है, 80 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। ध्यान देना, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 में से 80, और जो भी चीज़ आपकी 100 में से आती है ना, आउट ऑफ 100 जो भी होता है उसी को हम परसेंटेज बोलते हैं। सेंट मतलब 100, आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसका मतलब आपके 80 आएंगे 100 में से। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस तरीके से कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी ना अपन करके देखेंगे इस चीज़ को, तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं वो बात समझना। और इसी से आपका जैसे जैसे क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन आने की तरफ मैं मूव करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपका बेस बना दिया है मैंने आपका थोड़ा थोड़ा। इसका मतलब है कि आपके नंबर आए 8, कितने में से, 10 में से। मुझे नंबर चाहिए 100 में से,
अगर मेरे 10 में से 8 हैं तो मेरे 100 में से कितने होंगे। यानी सिंपल चीज़ है, जो मेरा पेपर पहले 10 नंबर का था, 10 मार्क्स का पेपर था, अब उस पेपर को सर ने क्या कर दिया, 100 का बना दिया। किसका बना दिया, 100 का बना दिया। समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है ये, ठीक है। जो आप बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रिक वाली चीज़ें हैं, शॉर्ट ट्रिक का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ ये, और ट्रिक नहीं है ये, बिल्कुल बेस से बताऊँगा, ठीक है। यानी मुझे 10 नंबर को 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करा आपने, 10 से। और ध्यान देना, रेशियो के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर जो आपके होते हैं भिन्न वाली संख्याएं होती है, ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं, उसमें जो काम आप न्यूमरेटर में करते हो सेम काम आपको कहाँ करना है, डिनोमिनेटर में। यानी जो कुछ भी अंश में करते हैं वही हमें हर में करना होता है, ठीक है। सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ से ऊपर नीचे डिवाइड। यानी 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना किया है, तो इस 8 को भी किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करोगे तो 8 दाई 80 नंबर आपके आ जाएंगे। ये तरीका है और तरीका बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब आप मुझे बता दो एक चीज़ को, ये बात समझ में आ गई होगी आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि 10 नंबर का पेपर को 100 का बनाने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए मेरे जितने आएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। भाई जब पेपर का टोटल 10 गुना हो गया तो मेरे नंबर भी क्या हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप इसको एक बार, ये 3 चीज़ क्लियर हुई है, मैं पॉज करके एक बार आगे टॉपिक लिख देता हूँ। हाँ जी, एक्चुअल में क्या है कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो अभी आप इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में वाला टॉपिक बताता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।